सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। के रहना पड़े तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? क्या हम इंसान बिना बिजली के सरवाइव कर पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ पुराने दिनों के शिकागो में होती है, जहाँ सभी इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी। यहाँ पर हम एक चार्ली नाम की बच्ची को देखते हैं जो कार्टून देख रही थी। वहीं उसका छोटा भाई डैनी आईपैड में गेम खेल रहा था और उनकी मॉम रेचल फोन पर किसी से बातें कर रही थी कि तभी उसका हस्बैंड बेन घबराता हुआ घर आता है और उन्हें बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर रेचल उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अचानक यहाँ बेन के घर में लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और उसके लैपटॉप में भी कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगती है, जो अगले ही सेकंड में 100% डाउनलोड भी हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप से यूएसबी निकालकर उसे एक मेटल के लॉकेट में लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से निकलते हैं, जहाँ उनके पीछे रुकी हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट्स भी एक के बाद एक अपने आप बंद हो रही थी। आसमान में प्लेन्स भी इधर उधर क्रैश होने लगे थे, जमीन पर ट्रांसफार्मर्स फटने लगे थे और यहाँ तक कि विलीस टावर भी एकदम काला पड़ चुका था। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती हुई नजर आ रही थी। अंधेरा यूएसए के नॉर्थ से होते हुए ईस्ट और साउथ में फैलता चला जा रहा था और चारों तरफ ऐसा समा हो गया था कि बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर का माहौल था। लेकिन आज की जनरेशन यानी कि जेन जी के लिए इंटरनेट ना होने का मतलब है कयामत का आ जाना। इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस ब्लैकआउट डे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैकआउट डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आई ही नहीं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीजें बेकार हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों के कार इंजन्स, जेट टर्बाइन्स और जरा सी बैटरीज भी बिल्कुल खराब हो गई थी। इन सब चीजों की वजह से बड़े पैमाने पर सभी के हालात बहुत खराब हुए। बीमारी बढ़ी लेकिन दवाइयाँ नहीं मिली, आग लगी लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियाँ नहीं थी, फैक्ट्रीज थी लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी लोग हाथ से काम कर रहे थे। जिसके बाद जल्द ही सरकारें गिरने लगी और मिलिटियास बढ़ने लगी थी। ब्लैकआउट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स 6 भागों में बंट चुका था, जो कि द मोनरो रिपब्लिक, द जॉर्जिया फेडरेशन, द प्लेन्स नेशन, टेक्सास, द कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और बाकी बंजर जमीन थी। इन सभी शहरों के ऐसे हालात को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, जिनमें से एक बेन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो वहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि द मोनरो रिपब्लिक एक पीसफुल कॉलोनी थी, जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहाँ उन्हें एक अबेंडन वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहाँ उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम डैड ने उसे वो पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वो उस वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की तरह जंगल में एक चक्कर लगाने जाती है, तब मोनरो मिलिटिया, जो कि मोनरो रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही धावा बोल देती है। मिलिटिया की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था, जो कि मोनरो रिपब्लिक के मेंबर्स का सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। अब क्योंकि ये मोनरो रिपब्लिक के सेटलमेंट का समय है, इसलिए वहाँ रहने वाले सभी लोगों को टैक्स के रूप में अपनी फसलें देना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बेन जानता है कि ये टैक्स से कहीं ज्यादा है। बेन को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है, जिसमें बेन ने मूवी के शुरू में वो यूएसबी लगाया था। बेन आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लॉकेट को कुछ नहीं होने देना। तभी उस मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉम नेवेल वहाँ आ जाता है और बेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, जिस पर बेन कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे देखते हैं कि मिलिटिया ग्रुप अपने कदम वापस लेने लगता है कि अचानक वहाँ डैनी आकर उनकी ओर क्रॉसबो पॉइंट करता हुआ अपने डैड को न ले जाने की धमकी देता है। बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और गलती से डैनी उन पर गोली चला देता है, जिससे वहाँ मौजूद एक दुश्मन मारा जाता है। ये देखकर एकदम से सभी लोग मिलिटिया पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं होता और कई लोग मिलिटिया द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें टॉम और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मिलिटिया ने डैनी को बंदी बना लिया था। कुछ देर बाद जब चार्ली वापस अपने घर आती है, तो यहाँ वो अपने डैड को खून में लथपथ पाती है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो उसे बताता है कि डैनी को मिलिटिया के लोग किडनैप करके ले गए हैं और अब उन लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ माइल्स ही है, जो शिकागो में कहीं रह रहा है। चार्ली रोते हुए अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन मरने से पहले उसे अंकल माइल्स को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने डैड के ऐसे मरने से चार्ली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक का टाइम नहीं था। वो अपना सामान पैक कर
करती है और अकेले बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैगी और आरॉन उसे अकेले नहीं जाने देते, जिसके बाद वो खुद उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, जो चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद तीनों खतरनाक रास्तों से होते हुए पूरे दिन सफर करते हैं, जिससे तीनों के बीच बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन चार्ली जब पानी लेने के लिए झरने के पास जाती है तो उसे एक नेट नाम का लड़का दिखता है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है। अब क्योंकि पूरी दुनिया ब्लैकआउट में चली गई थी, इसलिए तब के बाद से हर इंसान को पहली बार में देखकर खतरा ही समझा जाने लगा था। यहाँ तक कि चार्ली जैसी लड़की के लिए बहुत सी चीजें दिमाग में होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से नेट सिर्फ उससे उसका नाम पूछता है और उसे जाने देता है। उस रात चार्ली और उसके दोस्तों को एक टूटा फूटा प्लेन मिलता है, जिसमें वो रात गुजारने की सोचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये स्कैवेंजर्स ग्रुप का ठिकाना था, जहाँ उन लोगों को देखकर कुछ चोर यहाँ आते हैं और चाकू की नोक पर उनमें से एक चार्ली को उनसे दूर ले जाता है। मैगी को यहाँ कुछ खतरा महसूस होता है कि तभी वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उन चोरों को विस्की पिला देती है, जिसके ठीक बाद वो लोग उल्टी करते हैं और मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आखिरी चोर चार्ली को मारने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वहाँ नेट आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह नेट उन तीनों के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि वो भी उनके साथ शिकागो जा रहा है। मैगी उसे अपनी टीम में देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि नेट उसके लिए बिल्कुल अनजान था, इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई बुरा नहीं है, इसलिए अब उसे नेट से कोई परेशानी नहीं थी। अगले सीन में जब मेजर टॉम और उसकी आर्मी आराम कर रही थी, तो डैनी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हथकड़ियों का ताला खोलकर भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर और भागने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो वहीं एक घर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को उस पर बंदूक ताने देखता है। वो लड़की अपना नाम ग्रेस बताते हुए उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिनसे बचता हुआ वो यहाँ आया है। ये सुनकर वो लड़की बंदूक नीचे करती है, जिसके बाद वो उसे अस्थमा बम देती है और बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं जो फाइनली शिकागो पहुँचते हैं, जो कि मोन्ट्रो रिपब्लिक में ही है। यहाँ देखने लायक बात है कि रिगली फील्ड पूरी तरह से आईवी प्लांट से कवर्ड है, सड़कें मछुआरों से भरी हुई है और फोक्सवैगन बीटल जैसी गाड़ियों को घोड़े की बग्गी में बदल दिया गया है। प्लान की बताई जानकारी के बाद वो सभी एक होटल में पहुँचते हैं। बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बारटेंडर माइल्स नाम के किसी इंसान को जानने से मना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने डैड बेन के बारे में बताती है कि हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो वो बताता है कि वो खुद ही माइल्स है, लेकिन वो उन सभी से अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली बात करता है, जहाँ चार्ली बताती है कि कैसे मिलिटिया ने उसके डैड को बेरहमी से मार डाला और डैनी को किडनैप करके अपने साथ ले गए। जिसके बाद चार्ली उससे पूछती है कि वो लोग हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि जरूर बेन कुछ न कुछ उस ब्लैकआउट के बारे में जानता था। वो कहता है कि मोन्ट्रो रिपब्लिक के लीडर जनरल मोन्ट्रो एक क्रूअल डिक्टेटर था, जो पूरे देश और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे कुछ हथियारों की जरूरत थी, जैसे कि फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और यहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और क्योंकि बेन अकेला ऐसा इंसान था जो ब्लैकआउट क्यों हुआ था उसके बारे में जानता था और मोन्ट्रो को विश्वास था कि वो इससे निपट सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली अपने भाई डैनी को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाती है और अपने अंकल से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये काम बहुत रिस्की है और वो इस काम को करने के लायक नहीं है। जिससे नाराज होकर चार्ली वापस अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे परेशान देखकर नेट माइल्स के पास बिल्कुल लड़ने के मूड में जाता है, लेकिन तभी माइल्स नेट का हाथ पकड़कर उठता है, जहाँ पता चलता है कि नेट भी मोन्ट्रो मिलिटिया का मेंबर है और वो चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुँचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नेट वहाँ से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता होने के बावजूद भी माइल्स अपनी जगह को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अकेला ही पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद करने को तैयार थे, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहते। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।